Namaskar. Myself Himanshi Sukrava. I have completed my graduation from the University of Delhi. Then I completed my masters in political science and I have qualified UGC NET in political science twice. I have 1 year as well teaching experience as well as 3 years of UGC NET coaching experience in both online and offline platform. Thank you. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो कोर्स की लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल रहेगी एंड और हम आपके यूजीसी नेट जो पेपर है उसमें आपके पेपर 2 पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर है ये 50 नंबर का होता है और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर कैरी करता है। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर कैरी करता है। टोटल आपको 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, जो सेकंड पेपर है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और क्योंकि हमारा डोमेन सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी 10 यूनिट्स है जो कि इस प्रकार है। पॉलिटिकल यूनिट 1 है पॉलिटिकल थियोरी, यूनिट सेकंड है पॉलिटिकल थॉट एंड थर्ड पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, आपके यूनिट 1 और यूनिट सेकंड दोनों ही मेरे द्वारा करवाई जाएंगी। दोनों एवरेज 25 आवर्स का टाइम लेंगी। पॉलिटिकल थियोरी में आपके 16 चैप्टर्स हैं और पॉलिटिकल थॉट में आपके 20 चैप्टर्स हैं जिसमें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में अध्ययन करेंगे एंड पॉलिटिकल थियोरी में आप उदारवाद, मार्क्सवाद और ऐसी प्रकार के थियोरीज के बारे में 16 थियोरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपकी comparative political analysis, international relation एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये दोनों यूनिट्स भी मेरे द्वारा पूरी कराई जाएंगी। इनमें भी आपका एवरेज 25 आवर्स का टाइम लगेगा और इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन में आप इंटरनेशनल थियोरीज का अध्ययन करेंगे और साथ में आप यूएनओ जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अध्ययन करेंगे और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, और साथ में आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज का अध्ययन करेंगे और इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज और अन्य कंट्रीज के साथ किस प्रकार की रिलेशन है इनका भी अध्ययन करेंगे। ये आप और ये मेरा जो है 2 मंथ का शेड्यूल है जो कि मैं आपको 2 मंथ में पूरा करवाने जा रही हूँ। यदि हमारे पास टाइम बचता है तो हम इसमें गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो कि आपकी एट्थ यूनिट है। ओके, और 7th आपकी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड 9th यूनिट आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 10th है आपकी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ओके, इसके साथ ही हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है आपके यूनिट 1 का ये चैप्टर है। ओके, 10th चैप्टर है जिसमें आज हम कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका उदय किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बाकी का हम अपने स्पेशल क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कंजर्वेटिज्म जो है इसे हिंदी में रूढ़िवाद और अनुदारवाद और साथ में दक्षिण पंथवाद भी कहा जाता है। जो कंजर्वेटिज्म जो शब्द है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंजर्वेयर। कंजर्वेयर से ये जो है ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना। ओके, मतलब ये रक्षा करना और संरक्षित करने का कार्य करता है और साथ ही साथ ये फ्रेंच वर्ड जो है कंजर्वेटिव से भी ओरिजिनेट हुआ है। जो कंजर्वेटिज्म है ये जो पूर्व चलित मान्यताएं हैं, विश्वास है, संस्थाएं हैं, उनको संरक्षित करने का कार्य करता है। ओके, जो कंजर्वेटिज्म है उसका उदय जो है वो उदारवाद के अगेंस्ट में हुआ है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो उसे किसके द्वारा कॉइन किया गया। तो याद रखिएगा जो फ्रेंच थिंकर है शातुब्रियान 1818 में उनके द्वारा कंजर्वेटिज्म शब्द को कॉइन किया गया था। ओके, क्योंकि उनकी जो जर्नल है उसका नाम ही ले कंजर्वेटिव था।
ओके तो जो हाउ एवर कंजर्वेटिज्म जो अप्रोच एंड प्रिंसिपल्स बिगिन टू अपीयर इन लेट 18th एंड अर्ली 19th century in reaction against the pace of economic political change mainly spurred by the French Revolution। लेकिन एक ऐसे प्रिंसिपल एक अप्रोच के रूप में कंजर्वेटिज्म का जो उदय है वो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मानी जाती है। देखिए देखिए जो 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में ज्ञान उदय की लहर फैलने लगी थी। ज्ञान उदय का मतलब था कि ज्ञान उदय यानी कि एनलाइटमेंट की जो उदय होने लगा था, इसका मतलब ये था कि अब तक की जो भी कुरीतियां हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, विश्वास है, उनको हटाकर फिर से एक उनका समाज का पुनर्निर्माण किया जाए, ठीक है, और सत्य का पता लगाया जाए और नई सुख शांति की तलाश किया जाए और जो भी पुरानी संस्थाएं हैं उनका पूर्ण निर्माण करने के लिए तर्क बुद्धि और अनुभव मूलक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच और रैशनैलिटी का प्रयोग किया जाए, ठीक है, और क्योंकि इसी से ये एक सामाजिक प्रगति संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पूरे पश्चिमी देशों में जो पुराने रीति रिवाज है और संस्थाएं उनको हटाकर नए रूप से नया सामाजिक पूर्ण निर्माण करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। एलाइनमेंट अप्रोच जो है वो इसके कुछ विचारक हैं, जैसे कि जर्मनी में लेसिंग, इंग्लैंड में जॉन लॉक एंड न्यूटन, फ्रांस में वॉल्टेयर, ड्रीदो, डेलम्बर और फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिस्ट। तो इन सब विचारकों के द्वारा जो पश्चिमी देश है उनमें एनलाइटमेंट को फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो कंजर्वेटिज्म है वो इनकी प्रतिक्रिया के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में सामने आया, क्योंकि उनका कहना ये था कि किसी भी प्रकार से क्रांति के माध्यम से पूर्ण रूप से परिवर्तन ना किया जाए। आपको पता होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें पूर्ण रूप से पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया था और एक नई व्यवस्था को स्थापित किया गया था। तो उसी के अगेंस्ट में रिएक्शन के रूप में कंजर्वेटिज्म का जन्म हुआ था, उदय हुआ था। ओके चलो आगे अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि भी मैंने अभी आपको बताया कि जो कंजर्वेटिज्म जो है वो जो पुरानी मान्यताएं हैं और पुराने विश्वास है उन्हीं को ही बनाकर रखना चाहते हैं। ये पुराने विश्वास, ये पूर्व जो चिरकाल से जो भी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं और जो भी परम विचार और संस्थाएं हैं, ये उन्हीं को ही उन्हीं में ही अपना विश्वास रखते हैं और ये किसी भी प्रकार के बिना आजमाए हुए व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना यह है कि जो भी व्यवस्था चिरकाल से प्रचलित है उनके अंदर अब परफेक्शन आ चुका है, वो प्रैग्मेटिक हो चुकी है और वो समाज में अब पूरे तरीके से समाज उसको अपना चुका है और उसी के अकॉर्डिंग अब समाज ढल चुका है, ठीक है। जो समाज है वो सभी व्यक्ति जो समाज का निर्माण है वो सामाजिक अनुबंध के अनुसार हुआ है और सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, ठीक है। इस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार से उस पूरी व्यवस्था को उठाकर नई व्यवस्था को लेकर आने से पूरी व्यवस्था ढह सकती है, उसमें पूरी व्यवस्था हिल सकती है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के बिना आजमाए हुए विचारों को अपनाने की समर्थक नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू कॉल कंजर्वेटिज्म फंडामेंटलिज्म। तो कंजर्वेटिज्म को फिर भी फंडामेंटलिज्म मानना यानी कि कट्टरवाद मानना गलत होगा। कट्टरवाद का मतलब क्या होता है? कट्टरवाद का मतलब यह है कि जो कट्टरवादी होती हैं वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो सोशल जो सामाजिक व्यवस्था उसको वैसा का वैसा बनाने के लिए वॉयलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कंजर्वेटिज्म है वो किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कट्टरवादी मानना गलत होगा, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिज्म है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि
ट्रेडिशनल बिलीफ के थ्रू ही पॉलिटिकल्स जो is conservatism is such an ideology under political science which follows traditional beliefs only on the basis of faith and prejudices instead of rationality and scientificity। जो कि जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनमें रैशनैलिटी और साइंटिफिसिटी के बजाय वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आस्था रखती हैं। ठीक है, वो जो भी परंपराएं हैं उन्हें तार्किकता के आधार पर नहीं देखती हैं, ना ही वैज्ञानिकता के आधार पर परखती हैं, बल्कि वो उनको अपने रिलीजन और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी परख करती हैं। ठीक है, और वो उन्हीं परंपराओं उन्हीं मान्यताओं में विश्वास करती है जो समय की कसौटी पर खड़ी उतर गई हैं और लोगों में जिनका पूर्ण विश्वास है। ठीक है, वो उन्हीं परंपराओं में विश्वास करती है, क्योंकि जो उदारवादी है उनका उदारवादी जो व्यवस्था है उन्हें रैशनलिटी के आधार पर जांचते थे, साइंटिफिसिटी के आधार पर उनको परखते थे, लेकिन ये उन उदारवादियों के विपरीत इन्होंने, क्योंकि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और रीजनल और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवस्था को परखा है, इसलिए इसे उदारवाद के विपरीत अनुदारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, it is a set of social, political, moral beliefs। ठीक है, ये एक जो सोशल है, पॉलिटिकल है, मोरल बिलीफ्स का एक सेट है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ्स है और सिस्टम है जो कि चिरकाल से प्रचलित है। उन्हीं उन्हीं सामाजिक व्यवस्थाओं में के प्रति ये विश्वास को बढ़ावा देती है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म इज आल्सो सिनोनिमस विद राइट विंगिज्म। इसे राइट विंगिज्म का भी यानी दक्षिणपंथवाद का भी पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरल एंड सोशलिस्ट। ये लिबरल अप्रोच से और सामाजिक जो भी है सोशलिस्ट अप्रोच जो है उनसे अलग अलग है और वो राइट विंगिज्म के द्वारा इसको इन दोनों से अलग प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जो लिबरल अप्रोच है वो व्यक्ति को यानी लिबरलिज्म जो व्यक्ति को अणु की भांति मानता है, स्पेशली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है। ठीक है, वो व्यक्ति को क्या मानता है, अणु की भांति मानता है और समाज से उसको कोई संबंध नहीं मानता है। ठीक है, व्यक्ति को विवेकशील मानता है और उसका मानना यह है कि व्यक्ति बहुत विवेकशील है, बुद्धिमान है, वो किसी भी प्रकार से अपनी जरूरत के हिसाब से सुधार या वो व्यवस्था में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में वो, लेकिन जो रूढ़िवादी हैं वो व्यक्ति को अणु की भांति नहीं मानती, बल्कि वो उसका सामाजिक संबंध मानती है। क्योंकि अभी बताया कि जो समाज है उसका एक अनुबंध के अनुसार, समाज अनुबंध के द्वारा ही मानव समाज का निर्माण हुआ है, और जो मानव में सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित है, वो हम एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो उसमें एकदम से परिवर्तन, हम एक दूसरे से अलग होकर हटकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिबरलिज्म ऐसा नहीं मानता था। ठीक है, और व्यक्ति को वो विवेकशील मानते थे, लेकिन ये व्यक्ति को जो विवेकशील नहीं मानते, वो व्यक्ति को अपूर्ण मानते। इनका मानना ये कि व्यक्ति जो है वो इनपरफेक्ट है, व्यक्ति के अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनकी उनकी योग्यता में इनपरफेक्शन है, उनकी जो योग्यताएं हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। ठीक है, और वो सोशलिज्म से भी अलग है। क्यों? जो समाजवादी हैं वो मानते हैं कि जो समाजवादी है वो निजी संपत्ति के अगेंस्ट है, निजी संपत्ति रखने के वो समर्थक नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब देखिए मैंने बताया कि कंजर्वेटिज्म जो है वो समाज को मानते हैं, समाज को महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी उनको समाजवादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी जो वो अलग प्रकार की विशेषता रखने वाले विचारकों को कहा जाता है, जो कि जिनका मानना ये था कि व्यक्ति जो है समाजवादी है, व्यक्ति जो है वो समाजवादी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति को नहीं रखेगा, जो संपत्ति होगी वो पब्लिक होगी, वो सार्वजनिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो रूढ़िवादी है, जो कंजर्वेटिज्म है, वो व्यक्ति के विकास के लिए निजी संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है, इसलिए वो सोशलिज्म और लिबरलिज्म इन दोनों से अलग है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें सोशलिज्म के भी कुछ एलिमेंट्स हैं और लिबरलिज्म के भी कुछ इसमें विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए ये इन दोनों के बीच का ही एक बैलेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सोशलिज्म और लिबरलिज्म के बीच का एक बैलेंस है। और ये जो है राइट विंगिज्म, इसको क्यों कहा जाता है आप आगे पढ़ेंगे
कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उनका मानना था कि व्यक्ति क्लासिकल लिबरलिज्म एक क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर उसके बाद आपका क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद आपकी आती है पॉजिटिव लिबरलिज्म की पॉजिटिव लिबरलिज्म जो कि 18वीं शताब्दी में जो है क्लासिकल लिबरलिज्म का जो जन्म है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म की उत्पत्ति हुई थी और फिर उसके बाद फिर से नियो लिबरलिज्म की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म में माना गया था कि व्यक्ति जो है अणु की भांति स्वतंत्र है और उसमें वो पूर्ण रूप से विवेकशील और वो किसी भी प्रकार से वो विवेकशील है और जो राजस्व किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यदि हस्तक्षेप होता भी है तो वो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। और पॉजिटिव लिबरलिज्म का मानना था कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो कल्याणकारी राज्य के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। ठीक है, और पॉजिटिव लिबरलिज्म में इनकी इस कमी को पूरा कर दिया गया था। उसके बाद नियो लिबरलिज्म में फिर से इसके क्लासिकल लिबरलिज्म के जो आर्थिक एस्पेक्ट है यानी कि आर्थिक आयाम है उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई थी और नियो लिबरलिज्म में कहा गया था कि फिर से कहा गया था कि न्यूनतम राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि 1719 में देखा गया था कि सकारात्मक जो है राज्य बनाने के सकारात्मक उदारवाद की स्थापना के बाद जो ब्रिटेन है और अन्य देश है वहां पर काफी आर्थिक मंदी आ गई थी और इसी कारण जो थेचरवाद की स्थापना हुई थी और रीगनवाद की स्थापना हुई थी। तो जो ब्रिटेन के जो भी राष्ट्रपति थे रीगन और जो, तो इन्होंने फिर से नियो लिबरलिज्म को स्थापित किया। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म की पुरानी मान्यताओं को फिर से स्थापित किया था, इसलिए इनको रूढ़िवाद कहा गया, मतलब कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है कंजर्वेटिज्म को दक्षिण पंथवाद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फिर से उसी पुरानी क्लासिकल लिबरलिज्म की पुरानी मान्यता को स्थापित किया था। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो कंजर्वेटिज्म है ये जो अप्रोच है ये रिलेटिव है, सापेक्ष है, ये निरपेक्ष नहीं है। अगर किसी को कंजर्वेटिव कहना है तो हम उसे किसी से तुलना में कंजर्वेटिव कहेंगे, जैसे कि एरिस्टोटल को पूरे रूप से कंजर्वेटिज्म एक जो है उनको एक रूढ़िवादी विचारक नहीं कहा जाता पूर्ण रूप से, लेकिन उनके विचारों में रूढ़िवाद की झलक मिलती थी, इसलिए उनके विचारों को भी हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं, लेकिन वो एक पूर्ण रूप से मुख्य प्रवक्ता कंजर्वेटिज्म के नहीं कहे जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये एक सापेक्ष विचारधारा है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज आल्सो नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिज्म एंड रिएक्शनरी अप्रोच। तो कंजर्वेटिज्म और रिएक्शनरी अप्रोच में भी अब डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। देखिए 3 अप्रोचेस होते हैं, एक होता है रिएक्शनरी अप्रोच, दूसरा होता है स्टैंड पैट और तीसरा कंजर्वेटिज्म। रिएक्शनरी अप्रोच रखने वालों को हम हिंदी में प्रतिक्रियावादी कहते हैं। रिएक्शनरी अप्रोच रखने वालों का मानना यह है वो पास्ट से काफी अट्रैक्टिव होती है, यदि वो किसी भी प्रकार की वर्तमान व्यवस्था से अगर डिससेटिस्फाई होते हैं तो ये पास्ट की तरफ वापस लौटने की बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टैंड पैट कंजर्वेटिज्म है उनका मानना यह है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ये स्टेटस क्यो को बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है, स्टेटस क्यो को बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म है उनका मानना यह है कि किसी भी प्रकार की क्रांति के माध्यम से पूर्ण परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रांति का मतलब होता है पूर्ण रूप से बिल्कुल पूरा परिवर्तन कर देना, पहले व्यवस्था को पूरा हटाकर बिल्कुल नई व्यवस्था का निर्माण करना। लेकिन ये कंजर्वेटिज्म भी जो है क्रांति की बात नहीं करते हैं, पर ये थोड़े बहुत सुधार की बात जरूर करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए पास्ट जो है रिएक्शनरी जो है वो पास्ट की तरफ यानी पीछे जाने की बातें करते हैं और स्टैंड पैट कंजर्वेटिज्म जो है वो
वहीं पर ही स्टेटस क्यू को बनाकर रखना चाहते हैं, और कंजर्वेटिज्म जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सुधार वर्तमान व्यवस्था में करने के समर्थक होते हैं। इसलिए जो कंजर्वेटिज्म है उसे हम रिएक्शनरी नहीं कह सकते, तो उसे हम रिएक्शनरी अप्रोच नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि वो कुछ एडजस्टमेंट की बातें करते हैं, रिफॉर्म की बातें करते हैं, लेकिन जो रिएक्शनरी होते हैं वो पास की तरफ जाने की बात करते हैं। ओके, वो लुक बैक की बातें करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म के कुछ मुख्य विचारक कौन है। तो जो ग्रीक फिलोसफर, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के विचारों में कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद का एक आधार देखने को मिलता है। ठीक है, इनके विचारों में, क्योंकि इनका मानना था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से हीन है, और इसलिए वो क्योंकि पुरानी जो मान्यताओं में विश्वास रख रहे हैं, इस वजह से उनके जो विचार है उनमें रूढ़िवाद का आधार मिलता है। लेकिन मुख्य जो मॉडर्न एरा में जो मुख्य प्रवक्ता है वो डेविड ह्यूम है और एडमंड बर्क है। डेविड ह्यूम जो है वो ब्रिटिश स्कॉटिश विचारक है, ठीक है, जो कि 1711 से 1776 में इनका जन्म है। और ये जो है ये कंजर्वेटिज्म के अग्रदूत कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको इनका मानना है ये इंपेरिकल जो अप्रोच है उसकी में विश्वास रखते हैं। ये मानते हैं कि जो ज्ञान है ना उन्हें अनुभव के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। और साथ में इनका मानना है ये स्केप्टिकल है, ये संशयवादी है, और ये इस हद तक जो है स्केप्टिकल है कि ये ज्ञान की संभावना तक भी जो है संदेह करते हैं। इनका मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकता है पूर्ण रूप से, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपूर्ण, उनकी क्षमताओं में अपूर्णता है। ठीक है, तो ये इस हद तक है जो स्केप्टिकल है, संशयवादी है। और इनका संशयवाद ही इनको रूढ़िवाद बनने के लिए प्रेरित करता है। और इनका मानना ये है कि जो एक स्टेट है ना उनके फंक्शन को भी इन्होंने स्टेट के भी इन्होंने ये कहा था कि कौन सा स्टेट अच्छा है, बेहतर है। इस पर गौर करने की बजाय, इस पर इन्होंने अपने विचार रखने की बजाय इन्होंने एक स्टेट के फंक्शन के बारे में कहा था कि जो स्टेट अच्छे फंक्शन करता है और जिससे जिससे जो वहाँ की जो जनता है वो खुश है, तो वही स्टेट अच्छा है। इन्होंने इस प्रकार जो है गुटतंत्र को भी बेहतर बताया ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, सिटीजन है, वो उससे जो है खुश थे, तो इसलिए वो वो गुटतंत्र को भी बेहतर मानते हैं। इसलिए जो डेविड ह्यूम है वो यूटिलिटेरियन की भी बातें करते हैं, उपयोगितावाद की भी बातें करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हमें किसी से फायदा मिल रहा है, अगर वो हमारे लिए कोई भी व्यवस्था उपयोगी है तो वो अच्छी है। इस वजह से इस ये रूढ़िवाद को जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो भी इम्प्लीमेंट हो सके उसी व्यवस्था में ये विश्वास प्रकट करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंजर्वेटिज्म है वो अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो एक रिएक्शन है। बट उसे रिएक्शनरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रिएक्शनरी अपने आप में एक अलग संज्ञा, एक अलग विशेषता रखने वाले लोगों को कहा जाता है। वो सिर्फ शब्दों में डिफरेंस करने के लिए रिएक्शनरी अप्रोच रखने वालों को रिएक्शनरी कहा गया। लेकिन वो फिर भी एक रिएक्शन के रूप में आया है, इसलिए उसको एक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, जैसे कि उदारवाद और मार्क्सवाद जो है, क्योंकि वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किसी व्यवस्था को बनाने की बातें करते हैं। मार्क्सवाद जो है वो अपने आप में एक सिद्धांत है, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वो एक अलग से एक कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिर्फ एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें किसी भी व्यवस्था से अगर कोई फायदा मिलता है और वो हमारे लिए उपयोगी है तो वो बेहतर है, तो वो डेविड इसलिए यूटिलिटेरियन की भी बातें करते हैं। ठीक है, तो और जो डेविड ह्यूम है उनकी एक बुक है, उनकी बुक का नाम है टू ट्रीटिस ऑन ह्यूमन नेचर। ठीक है, टू ऑन ह्यूमन नेचर, ये बुक उनके द्वारा 1739 में लिखी गई थी। ओके, अब बात करते हैं एडविन बर्क की। ये भी बहुत मुख्य, इन्हें कंजर्वेटिज्म का फादर कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये है फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म। साथ में ये है ओरिजिनेटर इसके मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म, इसे याद रखिएगा, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म के ये मुख्य प्रवक्ता है और ये कंजर्वेटिज्म के फादर है। ओके, तो एडमंड बर्ग जो है इनका मानना ये था, ये इस तरीके से जो है रूढ़िवाद को
रूढ़िवाद को व्यक्त करते हैं। इनका मानना यह है कि कोई भी जो समाज है वो एक सामाजिक जो मानव समाज है वो सामाजिक अनुबंध से बना है, और वो कोई क्षणभंगुर नहीं है, वो कुछ मोमेंट्स में नहीं बना, और ना ही वो कुछ पल की बातें हैं, बल्कि वो जो पीढ़ियां अभी जीवित हैं, जो पीढ़ियां अभी जीवित हैं और जो जिनका जो जीवित है और जो मर चुकी हैं और जो आगे की भावी पीढ़ी है, ये उनके बीच में उनके बीच की साझेदारी है। ये इन सभी पीढ़ियों के बीच में एक समझौता हुआ है। जो सामाजिक व्यवस्था अभी प्रचलन में है वो इन सभी पीढ़ियों के बीच में एक समझौते के द्वारा ही कि उनके द्वारा ही वो उनकी उत्पत्ति हुई है। तो जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो सभी की सहमति से चली आ रही है, इसलिए उनमें एक व्यक्ति के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो स्पीसीज से कम बुद्धिमान होता है, वो एक स्पीसीज में ज्यादा विश्वास करते हैं, एक जाति जो है ज्यादा बुद्धिमान होती है, और वो जाति कौन है? वो जो पहले की पीढ़ियां हैं, और जो पहले की पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है और जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है। तो ये इन सभी की पीढ़ियों के द्वारा एक समझौते के द्वारा ये सामाजिक व्यवस्था को बनाया गया है। तो वो किसी कुछ लोगों या कुछ विवेकशील लोगों के नाम पर विवेकशील लोगों के द्वारा पूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्ण क्षमता नहीं रखता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि कोई भी जो परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकता है, जो परफेक्शन होता है वो मृत तृष्णा है, वो कभी भी परफेक्शन को नहीं लाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमता है वो अपूर्ण है। और साथ में कंजर्वेटिज्म के जो विचारक है वो जॉन एडम्स हैं, वो अमेरिकन थिंकर्स है, और सैमुअल टेलर कॉलरिज है, और बेंजामिन डिज़राइली है, और माइकल ऑक्सफोर्ड है। ये कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश फिलोसफर है। ठीक है, तो बेंजामिन डिज़राइली जो है उन्होंने वन नेशन थ्योरी की बात की है। वन नेशन थ्योरी की बात इन्होंने की है। इनका मानना यह है कि जैसे ब्रिटेन में जो राज्य है उसको दो रूप में विभाजन हो गया था, एक अमीर राष्ट्र के रूप में और एक गरीब राष्ट्र के रूप में। तो उनका मानना है कि एक ही राष्ट्र रहना चाहिए, वन नेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो और माइकल ऑक्सफोर्ड जो है वो इन्हें नव रूढ़िवाद कहा जाता है, नियो कंजर्वेटिज्म, नियो कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, यह इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म में इनको कहा जाता है, ये मेन थ्योरिस्ट है इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म का। तो ध्यान रखिएगा, ये इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म है, लेकिन जो बर्ग है, बर्ग वो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म के मूल प्रवक्ता है, और साथ में ही वो फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में। तो अब क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक जो कंजर्वेटिज्म है वो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने फिर से शास्त्रीय उदारवाद की कुछ जो आर्थिक आयाम है उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की थी, पुरानी परंपरा को फिर से स्थापित करने की कोशिश की थी। इसलिए क्योंकि नव उदारवादियों को दक्षिण पंथवाद कहा जाता है, इसलिए जो है कंजर्वेटिज्म भी एक दक्षिण पंथवाद कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नव उदारवादियों ने पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, और क्योंकि पुरानी को क्या था इसलिए वो कंजर्वेटिज्म है। और ये पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा। ये सेल्फ रिलायंस की बातें करते हैं, ये व्यक्तिवाद की बातें करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बातें करते हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बातें करते हैं, सीमित राज्य की बातें करते हैं, और ये फ्री मार्केट की बातें करते हैं। ये और ये रिस्पेक्ट करते हैं एक अथॉरिटी की, पावर की और सोशल हायरार्की की, क्योंकि इनका मानना जो है वो जो स्टेट, इनका मानना है कि जो स्टेट है ना वो ऑर्गेनिक नेचर है। ठीक है, इनका मानना है कि जो स्टेट है ना वो एक जैविक है, वो एक शरीर की भांति है, और व्यक्ति उसका एक अंग है। और जैसे एक अंग जो है वो अपने अपने कार्य करता है, और उसी अंग जो है वो अपने अपने कार्य करता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति है, समाज का जो व्यक्ति है वो भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, उसी के अनुसार उसे पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। तो इसलिए उनकी
उनके बीच में एक हायरार्की बन जाती है उनकी क्षमताओं के अनुसार, ठीक है। इस वजह से उनकी एक क्षमताओं की वजह से एक हायरार्की बन जाती है। इसलिए उनका मानना यह है कि जो सोशल हायरार्की है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ही है, ठीक है। तो इसलिए ये इनमें रिस्पेक्ट करते हैं, इनको सम्मान करते हैं, और साथ में ये बिलीव करते हैं रिलीजन में और नेचुरल लॉज में, ठीक है। अब नेचुरल लॉज का मतलब क्या है? इनका मानना ये है कि जिस प्रकार गॉड ने विश्व का निर्माण जो है प्राकृतिक कानून से किया है, उसी प्रकार गॉड ने मानव समाज का, इसी प्रकार जो है मानव समाज का निर्माण भी जो है प्राकृतिक लॉज के आधार पर ही हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर मानव समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये रिलीजन जो है, रिलीजन में भी बहुत विश्वास रखते हैं और नेचुरल लॉज में भी। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम कंजर्वेटिज्म के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो धार्मिक रूढ़िवाद भी एक उसका एक रूप है, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिलीजन भी ये रिलीजन में भी विश्वास रखते हैं। और emphasis on the organic nature of society। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सोसाइटी को एक जैविक संस्था मानते हैं, एक शरीर की भांति मानते हैं, और व्यक्ति को उसका एक अंग मानते हैं, ठीक है। और ये और इनका भी अब क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था में जो पूर्व चली आ रही जो भी सामाजिक व्यवस्था है, रीतियां, उनमें क्यों परिवर्तन नहीं करना चाहते? क्योंकि इनका मानना ये है कि जैसे एक व्यक्ति का अंग में अगर किसी भी अंग में खराबी हो जाती है तो पूरा शरीर सही रूप से काम नहीं कर पाता है। इसी प्रकार अगर सामाजिक व्यवस्था की किसी भी हिस्से में परिवर्तन किया जाता है तो पूरी सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। इस प्रकार से ये किसी भी प्रकार के पूर्ण रूप से परिवर्तन के समर्थक नहीं है, लेकिन ये थोड़े बहुत सुधार के समर्थक है। ओके, अब ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये ट्रेडिशन में, परंपराओं में विश्वास करते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी में विश्वास करते हैं, ये इंसान को इम्परफेक्ट मानते हैं, और ये अथॉरिटी में विश्वास करते हैं, ये समुदाय, ऑर्गेनिक समुदाय के रूप में देखते हैं, यानी जैविक संस्था के रूप में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन इन द लास्ट बताना चाहती हूँ कि जो कंजर्वेटिज्म है वो अ, उदारवाद और समाजवाद के बीच का एक बैलेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक बैलेंस है, इसलिए इन दोनों के ही कुछ कुछ गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे स्पेशल क्लासेस में अपने सभी कोर्स में पूरा करेंगे काफी डिटेल में। थैंक यू सो मच।